हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। यानी कि बुरा समय है, खराब समय है, वो तो निकल जाएगा, ठीक है, वो कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन उन बुरे हालातों में मजबूत जो टफ पीपल हैं, यानी कि जो मजबूत लोग हैं, संकल्प वाले लोग हैं, दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं, वो ज़रूर स्टैंड आउट करेंगे। मतलब कि वो उसी जगह पे खड़े रहकर या आगे बढ़कर उन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करके अच्छे और बेहतर बन के निकल कर सामने आएंगे। ठीक है, तो अगर ये परिस्थितियां खराब चल रही हैं आपके लिए, है ना, विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, तो आप चिंता ना करें। अगर आप मजबूत हैं, अगर आपका दृढ़ निश्चय पक्का है, तो आप डेफिनेटली इनको सरपास कर पाएंगे। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को, जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी को यही कहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप इस चीज़ को, इस परिस्थिति को पास कर देंगे और डेफिनेटली जो इसके बाद का जो व्यू होगा, जो इसके बाद की जो परिस्थितियाँ होंगी, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी। आपको तब ये जो खराब हालात, खराब दिन चल रहे हैं, जो स्ट्रगल टाइम चल रहा है ना, तब आपको ये दिन वर्थ लगेंगे कि जो हमने उस टाइम स्ट्रगल किया था, आज उसी का फ़ायदा हमें मिला कि हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। In an emotional ceremony on Wednesday, CISF personnel bid farewell to 3 of their canine comrades in the national capital। बोलते हैं एक बड़ी ही भावुक सेरेमनी हुई। ठीक है, कब हुई? बुधवार को। इसमें CISF, ठीक है, उसके जो व्यक्ति थे, CISF के जो जवान थे, उन्होंने फेयरवेल दिया यानी कि अलविदा कहा। यानी कि अब नौकरी छोड़ के कोई व्यक्ति गए हैं, कोई लोग गए हैं, उनको उनने आखिरी अलविदा कहा कि ठीक है, अब आपकी सर्विसेज के लिए थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इतना समय काम करा, हमने आपसे सीखा, हमने आपको सिखाया, आपने हमें सिखाया, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। तो उनको फेयरवेल कहा। किनको कहा? 3 ऑफ देयर कैनाइन कॉमरेड्स। कैनाइन मतलब डॉग प्रजाति के जो डॉग्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है कैनाइन, और कॉमरेड्स मतलब साथी, ठीक है, सहयोगी, कलीग्स। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने 3 साथी जो थे, डॉग्स जो थे, आपको पता है डॉग स्क्वाड होता है, ठीक है, तो उसमें जो डॉग्स थे उनको अलविदा, यानी कि वो लोग अब रिटायर हो चुके हैं, वो अब उनकी एज ज़्यादा हो गई है, अब वो काम नहीं कर सकते, उनको रिटायर कर दिया गया। और कहाँ दिया गया उनको फेयरवेल? नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में। ठीक है, सोनी, रॉकी एंड रोमियो, ये उनके नाम हैं तीनों के। ठीक है, ऑफ दिल्ली मेट्रो यूनिट। ये कौन सी यूनिट के हैं? दिल्ली मेट्रो यूनिट। हैव हंग अप देयर लीशेस। लीशेस क्या होता है? जो डॉग्स के गले में पट्टे के साथ में एक लंबी सी स्ट्रैप होती है ना, जिसके जरिए आप होल्ड करते हैं उनको, ठीक है, उसको बोलते हैं लीश। तो बोल रहे हंग अप देयर लीशेस, यानी कि मतलब अपनी जो लीश है वो उतार के फेंकना, उसको खूंटी पे टांग देना। आप खूंटी पे तभी टांगेंगे जब आपने कुत्ते के गले में नहीं बांध रखी। ऐसे कुत्ते के गले में बांध के तो थोड़ी खूंटी पे टांगेंगे। तो हंग अप देयर लीशेस का मतलब हुआ अपनी नौकरी त्यागी। ठीक है, कब? आफ्टर नियरली अ डेकेड ऑफ डेडिकेटेड सर्विस, यानी कि उन्होंने लगभग 10 सालों तक हमारे साथ काम किया, इस यूनिट में काम किया, उसके बाद अब उनको रिटायर कर दिया गया। ओवर द कोर्स ऑफ एन इवेंटफुल करियर द 3 एक्सप्लोजिव डिटेक्टिंग डॉग्स। और ये कौन से डॉग्स हैं? एक्सप्लोजिव, यानी कि बम वगैरह ढूंढ के निकालते हैं। ठीक है, बॉम्ब स्क्वाड के डॉग्स हैं ये, बॉम्ब्स वगैरह ढूंढ के निकालना इनका काम था। तो इनका जो करियर था वो बड़ा ही इवेंटफुल रहा, यानी कि बड़ा ही एंथुजियास्टिक रहा। कई सारी ऐसी चीज़ें हुई इस दौरान में जब उनको काम करने का मौका मिला अच्छे से। ठीक है, इवेंटफुल यानी कि काफ़ी उत्साहजनक इनका करियर रहा। अ फीमेल जर्मन शेपर्ड, अ मेल गोल्डन रिट्रीवर एंड अ मेल कॉकर स्पैनियल। बोल रहे हैं ये 3 प्रजातियां थी। एक फीमेल जर्मन शेपर्ड थी, एक मेल गोल्डन रिट्रीवर था और एक मेल कॉकर स्पैनियल। ये तीनों प्रजातियों के थे। सोनी, रॉकी और रोमियो ने, ये इन तीनों प्रजातियों के थे। हेल्प्ड स्निफ आउट एंड आइडेंटिफाई सेवरल अनक्लेम्ड और अनअटेंडेड आइटम्स। इन्होंने कई बार बहुत ज़्यादा जैसे लावारिस वस्तुएं पड़ी होती है ना, या उनके आसपास में कोई उनका मालिक नहीं, वैसी चीज़ें ढूंढ के निकाली। स्निफ आउट मतलब सूंघ के उन्हें, डॉग सूंघ के ही पता लगाते हैं ना,
ठीक है, तो वो पता लगाई। पीस ऑफ बैगेज, कभी कोई बैग वहां पे रह गया है, किसी के लगेज का बैग रह गया है, कोई अनआइडेंटिफाइड या अनक्लेम्ड बैग रहा हुआ है। एंड प्लेड एन इनवैल्यूएबल रोल इन सिक्योरिंग द सेफ पैसेज ऑफ लैक्स ऑफ कम्यूटर्स एवरी डे। और बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही एक यूजफुल, बहुत एक्सट्रीमली यूजफुल रोल निभाया जब उन्होंने आने जाने वाले राहगीरों के, जो डेली ट्रैवल करते हैं अपनी वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस से वापस अपने घर को, कई लोग मेट्रो यूज करते हैं, कई लोग बसेस से जाते हैं, आपको पता ही है ना। तो उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सेफ बनाने में, सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया। ठीक है, अब देखो कोई व्यक्ति है, कोई ह्यूमन बीइंग है, वो अगर आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, सीआईएसएफ में है, इस बॉम्ब स्क्वाड में है, तो उनको तो भाई पैसे मिलने हैं, राइट। उनको तो एंड ऑफ द डे कोई भी अगर ऐसे मिसफॉर्चून हो जाता है, कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, फैमिली को पैसे मिलेंगे, ठीक है, और उनका जॉब का पार्ट है। बट ये जो डॉग्स हैं, इनको क्या पड़ा है, ये केवल जिन ह्यूमन बींग्स के साथ में इनका अटैचमेंट हो गया है, जिन ह्यूमंस के साथ में इनका अटैचमेंट हो गया है, उनकी कमांड पे, आपको पता है डॉग्स बाहर भी स्ट्रे डॉग्स हों, आप उनको रोटी भी डालते रहे तो कैसे आपके लिए पूंछ हिलाने लग पड़ते हैं। दैट मीन्स वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और आपके लिए वो प्रोटेक्टिव है। ठीक है, तो वही चीज़ ये डॉग्स के लिए, इन्होंने तो जो भी सर्विस दी है वो सेल्फलेस सर्विस है, मतलब उनका कोई इसमें स्वार्थ नहीं था, राइट। तो उनको अब रिटायर कर दिया गया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी बॉम्ब्स को ढूंढने का काम किया और बहुत ही हेल्पफुल उनकी सर्विस रही अभी तक। While the CISF has already procured their sprightly young replacements, यानी कि इनके लिए रिप्लेसमेंट के तौर पे इनके यंग काउंटर्स, यानी कि बिल्कुल नए नौजवान कुत्ते या इनमें डॉग्स वैसे ही हायर कर लिए गए हैं। प्रोक्योर मतलब ऑब्टेन कर लिए, यानी कि हायर कर लिए। ठीक है, सोनी, Rocky and Romeo have been sent to a local NGO in the hope of finding them permanent homes। और ये जो डॉग्स हैं, सोनी, रॉकी और रोमियो, इन तीनों को एक एनजीओ के पास में सौंप दिया गया है, भेज दिया गया है, और किस उम्मीद के साथ कि उनको कोई नया घर मिल जाएगा। अब होता क्या है, जब ये डॉग्स रिटायर हो जाते हैं तो इनको अडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है। तो फिर जो भी फैमिली को डॉग्स चाहिए, अब क्योंकि आपको पता है एक डॉग है, उसको ट्रेन करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, पैसा भी खर्च होता है, बट ये तो ट्रेन्ड डॉग्स है ना, तो इनको फैमिलीज हंस के अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो उनको अडॉप्शन के लिए वहां पे भेज दिया। दिस इज अ वेलकम चेंज फ्रॉम द डेज व्हेन डॉग्स इन द मिलिट्री, paramilitary and police service would be euthanized after being put out to pasture। बोल रहे हैं कि ये एक बहुत ही स्वागत करने योग्य चेंज है, क्योंकि एक ज़माना ऐसा भी था उन दिनों के मुकाबले में जब मिलिट्री में डॉग्स जो थे या फिर पैरामिलिट्री में या पुलिस सर्विसेज में जो डॉग्स थे उनको यूथनाइज किया जाता था। यूथनाइज मतलब उनको बिना मतलब एक इंसानियत के तौर पे, मतलब थोड़ा सा इंसानियत दिखाते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक नहीं बट आरामदायक उनको मौत दे दी जाती थी। उनको एक तरह से आप डेथ दे रहे हैं उनको, बट कुछ ह्यूमेन तरीके से, यानी कि थोड़ा सा इंसानियत दिखाते हुए, ज़्यादा दर्दनाक मौत नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कब? जब वो रिटायर हो जाता है। पुट आउट टू पास्चर मतलब जब वो उम्र ज़्यादा होने की वजह से रिटायर कर दिए जाते थे, तब उनको किसी को अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जाता था, उनको यूथनाइज किया जाता था, यानी मार दिया जाता था। ठीक है, अब यूथनाइज वर्ड यहाँ पे किल नहीं लिखा गया क्योंकि मारा तो जा रहा है बट थोड़ा सा इंसानियत दिखाते हुए, यानी कि दर्दनाक मौत नहीं दी जा रही उनको। ओके, और ऐसा भी नहीं कि स्लो मौत दी जा रही है, मतलब उनकी जल्द से जल्द मौत हो जाए जिसमें उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, ऐसी उनको मौत दे दी जाती थी। तो अब उससे तो बेहतर ये ना कि किसी को अडॉप्शन के लिए दे दिए जाए। जानवर है, जीने का उसको जीने का अधिकार उससे छीनने का हमें तो किसी ने अधिकार नहीं दिया हुआ, राइट। तो वो चीज़ ना करते हुए अब अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक स्वागत करने योग्य चेंज है। दिस वॉज कॉमन प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड, और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं होता था, ये दुनिया भर में ऐसे ही होता था कि जो डॉग्स उम्र होने की वजह से रिटायर कर दिए गए उनको यूथनाइज कर दिया जाता था। पार्टली इट वॉज आर्ग्यूड, और कई दफे ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता था इसके लिए, बिकॉज डॉग्स दैट हैव सर्व्ड इन हाई रिस्क डिफेंस एंड सिक्योरिटी जॉब्स would have a hard time
एडजस्टिंग टू सिविलियन लाइफ, ये तर्क दिया जाता था उनको यूथनाइज करने के पीछे, ये तर्क दिया जाता था कि जो डॉग्स इतनी हाई रिस्क वाली ऐसी सिक्योरिटी जॉब्स का पार्ट रहे हैं वो लोग एक सिविलियन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा अगर आपके आस पड़ोस में कोई फौजी व्यक्ति रिटायर होकर आए हैं तो आपने देखा होगा वो सुबह सुबह 4 बजे अपनी वॉक पे वैसे ही निकलते हैं जैसे फौज में निकलते थे। उनको सुबह 4 बजे अपनी चाय, 5 बजे अपनी चाय वैसे ही चाहिए जैसे उनको चाहिए होती थी पहले फौज में उनको मिलती है, राइट। जो उनने फौज में उनका रूटीन होता है कि सुबह नहा धो के तैयार होके बैठ जाना। आप कई बार पूछते हैं अंकल आपने सुबह सुबह इतनी जल्दी करना क्या है, बोलते बेटा फौज की आदत पड़ी हुई है ना। और बड़े स्ट्रिक्ट से लगते हैं वो कई लोग फौजी जो होते हैं वो, क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट पड़ चुकी होती है और वो सिविलियन लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। कई दफे आपने देखा होगा जो फौजी व्यक्ति हैं वो घर पे बैठते भी नहीं टिक के, वो जॉब रिटायर होने के बाद दूसरी जॉब करने चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है, उनको वो आदत पड़ी है, वो टिक के बैठ ही नहीं सकते। तो मेरे फादर खुद 2 जॉब्स रिटायर हो चुके हैं, दोनों जॉब्स करके, तो अभी भी उनको ये लगता है कि मैं कुछ और काम कर लूँ। वो फौजी व्यक्ति हैं, उनका सुबह 4 बजे उठने का शेड्यूल है तो है, वो उसी टाइम पे उठते हैं। तो ये चीज उनने बोला कि डॉग्स भी सिविलियन एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनने इतना टाइम जो है अपनी जिंदगी के 10-12 साल उनने इन हाई रिस्क डिफेंस जॉब को दिए हैं। बीइंग टू एग्रेसिव फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी, और ये जो डॉग्स हैं इन डिफेंस जॉब से या सिक्योरिटी जॉब से जो आए हैं ये ऑर्डिनरी यानी कि सिविलियन फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे, ठीक है। ये उनका तर्क था। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड कैनाइन्स आर नाउ पुट अप फॉर अडॉप्शन। अब हिंदुस्तान में ज्यादातर जो भी डॉग्स रिटायर होते हैं उनको अडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है। ऑफन एंडिंग अप बीइंग टेकन इन बाय द हैंडलर्स विद होम दे स्पेंट ईयर्स बिल्डिंग अ बॉन्ड। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जिन हैंडलर्स के साथ में वो काम कर रहे होते हैं वही उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी कि सपोज करो एक आर्मी डॉग है, वो जिस ट्रेनर के पास में रहा, जिस ट्रेनर के साथ में एसोसिएटेड रहा, उसी ट्रेनर ने उसको बाद में अपने पर्सनल डॉग की तरह अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। बट फ्रीक्वेंटली ऑल्सो फाइंडिंग न्यू होम्स विद सिविलियन फैमिलीज। पर कई बार ऐसा भी होता है कि उनको नई सिविलियन फैमिलीज भी मिल जाती हैं, ठीक है। In 2021, the Indo-Tibetan Border Police (ITBP) showed another way forward. अब 2021 में ITBP ने एक और रास्ता दिखाया हमें, ठीक है। अभी तक तो हम अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं, बट एक नया रास्ता दिखाया। वो क्या रास्ता था? The force started a program to give retired canines a second chance as therapy dogs, with dogs being trained at the ITBP National Training Center for Dogs and Animals to assist। बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उनने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें उनने जो रिटायर हो चुके डॉग्स थे, ठीक है, अब ये रिटायर्ड डॉग्स हैं, ऑलरेडी ट्रेंड हैं, ठीक है, इनको सेकंड चांस दिया गया। सेकंड चांस कैसे? इनको दोबारा जॉब दी गई, जैसे कि ज्यादातर फौजी लोग करते ही हैं, दोबारा जॉब पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी दोबारा जॉब दी गई। कैसी जॉब दी गई? थेरेपी डॉग्स की। थेरेपी डॉग्स यानी कि कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, कोई भी बीमार व्यक्ति है, उनके साथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपना काम खुद नहीं कर सकता है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको एक रिहैबिलिटेशन डॉग की ज़रूरत, मतलब एक थेरेपी डॉग दे दिया गया कि ये इस डॉग को आपके साथ रखना पड़ेगा, आपकी जो भी ज़रूरत होगी आपको गाइड करेगा। अगर सपोज करो कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उनके साथ में भी हमने देखा है ना मूवीज़ में कई दफ़े ट्रेन डॉग्स होते हैं जो उनको रास्ता बताते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इनको थेरेपी डॉग की तरह ट्रीट करने की कोशिश की गई और इनकी ट्रेनिंग कहाँ की गई? ITBP नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स एंड एनिमल्स टू असिस्ट इनकी वहाँ पे ट्रेनिंग की गई। और किस लिए? ताकि ये रिक्यूपरेशन ऑफ पर्सनल अंडरगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि किनके लिए एक मददगार साबित हो, किनके लिए एक असिस्टेंट के तौर पर साबित हो, उन लोगों के लिए जो किसी तरीके के मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरह से रिकवरी का सोर्स साबित हो सके ये। और उन बच्चों के लिए भी जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है, यानी कि स्पेशल चिल्ड्रंस जो हैं उनके लिए भी एक थेरेपी डॉग्स की तरह यूज किए जाए, ठीक है। Humane approaches like this can ensure that the life of a service dog, बोल रहे हैं कि इस तरीके के जो इंसानियत भरे और अच्छे अप्रोच है,
इससे एक चीज़ सुनिश्चित की जा सकती है कि जो सर्विस डॉग है उनकी जो लाइफ है with years spent in rescuing and protecting doesn't have to end with retirement। बोल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी रिटायरमेंट के साथ में ख़त्म ना हो जाए, जबकि उन्होंने इतने ज़्यादा साल लोगों को बचाने में, लोगों को रेस्क्यू करने में बिताए हैं। तो ऐसा ना हो कि उनकी ज़िंदगी हम रेस्क्यू ना कर पाए और रिटायरमेंट के साथ में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये दोनों ही कदम, पहला कदम कि अडॉप्शन के लिए देना, दूसरा कदम आईटीबीपी ने जो दिखाया कि थेरेपी डॉग्स की तरह उनको यूज़ करना, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे और नए कदम हैं और स्वागत करने योग्य हैं। तो ये था पूरा का पूरा पैसेज। अब देखो पूरा पैसेज पढ़ के आपको जो राइटर है वो बड़े ही भावुक लग रहे हैं, राइट। उन्होंने जगह जगह पे बताया कि पहले देखो ऐसे होता था, मार दिया जाता था, उससे तो बेहतर है कि अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए, उनको नई फैमिलीज मिल जाएंगी। जो लास्ट में हमने बात करी उसमें उन्होंने बोला कि इस तरीके की जो इंसानियत भरी और अच्छी अप्रोचेज हैं इनका स्वागत करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि डॉग्स के लिए रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, तो उनको भी हमें सेकेंड चांस देना चाहिए, राइट। चलिए चलते हैं। What critical thinking aspect can be inferred from the change in handling service dogs after their retirement? बोल रहे हैं इस बात से हमें क्या समझ में आता है, जो ये चेंज हुआ ना कि अब रिटायरमेंट के बाद सर्विस डॉग्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, इससे क्या समझ में आता है कि हम लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से सोच रहे हैं हम। ठीक है, तो इससे यही समझ में आता है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि जो सर्विस डॉग्स हैं वो सिविलियन लाइफ को जीने के, उसको अडेप्ट करने के काबिल हैं, वो कर सकते हैं। जो पहले बोला जाता था कि वो नहीं कर पाएंगे अडेप्ट वहाँ पे और ये मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो ये जो फंडा है ये गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। द डॉग्स आर नो लॉन्गर यूजफुल आफ्टर रिटायरमेंट। बोल रहे हैं रिटायरमेंट के बाद में यूजफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। वो रिटायरमेंट के बाद में मतलब आर्मी के लिए यूजफुल नहीं है, आईटीबीपी के लिए यूजफुल नहीं है, बट और नॉर्मल लोगों के लिए तो यूजफुल है, बल्कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि वो इतने ट्रेंड हैं, राइट। देयर इज एन इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस डॉग्स, कैपेबिलिटी टू अडेप्ट टू सिविलियन लाइफ। बोल रहे हैं कि हम लोगों की जो समझ है कि सर्विस डॉग सिविलियन लाइफ को अडेप्ट कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि वो नहीं कर पाएंगे अडेप्ट, ठीक है, वो उनके लिए ज़्यादा हार्श होंगे, ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, बट अब हम ये समझ पा रहे हैं कि वो कर सकते हैं अडेप्ट। और गोल्डन रिट्रीवर और ये जो है जर्मन शेपर्ड और कॉकर स्पैनियल, ये तो कितने प्यारे से क्यूट से, आप इनकी फोटो सर्च करना, कितने क्यूट से डॉग, वो अडेप्ट कर लेंगे। उन्होंने आपके साथ में भी तो लाइफस्टाइल अडेप्ट किया ही है ना, आपने जैसे उनको ट्रेन करा है वैसे किया है, राइट। द NGOs हैव बीन सक्सेसफुल इन देयर कैंपेन अगेंस्ट यूथनाइजिंग सर्विस डॉग्स। की NGOs का जो एक कैंपेन था कि सर्विस डॉग्स को यूथनाइज नहीं करना चाहिए, उसमें वो सक्सेसफुल हुए। तो हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। हो सकता है कभी किसी NGO ने इसके अगेंस्ट में बोला ही ना हो, या हो सकता है बोला हो, या हो सकता है सरकार ने खुद ही ऐसी पॉलिसीज बना दी हो कि ना यूथनाइज करना पड़े। ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे ज़्यादा अपडेट नहीं दिया गया है। The CISF personnel have developed stronger emotional ties with their canine comrades। बोल रहे हैं कि CISF के जो लोग हैं उनका अपने कैनाइन पार्टनर्स के साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड बना हुआ है। तो इमोशनल बॉन्ड बना हो भी सकता है, बट उनको जब रिटायर करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें तो वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है कि जो सर्विस डॉग हैं वो सिविलियंस द्वारा अडॉप्ट किए जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। ओके, According to the passage, which of the following is not true about the retired service dogs? सोनी, रॉकी एंड रोमियो। सोनी, रॉकी और रोमियो के बारे में कौन सी बातें इनमें से सच नहीं है? सबसे पहली, दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंश्योरिंग द सेफ पैसेज ऑफ कम्यूटर्स। बोल रहे हैं जो रोजमर्रा को अब कामों के लिए अपने जाते हैं लोग, उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता बन पाए, इसके लिए उनने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो कि बिल्कुल सही है। दे आर एक्सप्लोजिव डिटेक्टिंग डॉग्स, ये भी सही है। दे वर यूथनाइज्ड आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये गलत हो गया। हमने तो पढ़ा ना कि उनको रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट के बाद अडॉप्शन होम में दे दिया गया है, NGO में दे दिया है अडॉप्शन के लिए, है ना, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट।
दे हैव बीन सेंट टू लोकल एनजीओ टू फाइंड देयर परमानेंट होम्स। ये सही है बिल्कुल कि लोकल एनजीओ में भेज दिया गया उनको, राइट। सो ऑप्शन सी जो है ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following best describes the tone of the passage? अब इस टोन की पैसेज आपको कहीं पे भी ऑथर किसी को क्रिटिसाइज करते हुए, कोई गलतियां निकालते हुए दिख रहे हैं? नहीं। सेंटिमेंटल, हाँ, इमोशनल काफ़ी दिख रहे हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। और 2 स्टेप्स उनने बताया कि एक आईटीबीपी ने कदम उठाया है और सीआईएसएफ ने अडॉप्शन के लिए दे दिया है, जो कि पहले की जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सटायरिकल, क्या वो कहीं पे व्यंग करते हुए नजर आए? नहीं, उनने तो बड़ी भावुकता से हमारे जो कैनाइन पार्टनर्स हैं, डॉग्स हैं, उनके बारे में, उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में बातें कही हैं, राइट। जो हमारे कैनाइन पार्टनर्स हैं, इतनी लंबी हमें सर्विसेज दी हैं, उनको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने बताया कि उनको भी जीने का अधिकार है। तो सटायर तो उन्होंने कहीं भी नहीं किया। मिर्थफुल मीन्स वेरी अम्यूजिंग, तो ये बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग, आनंदित करने वाला भी उनने कोई बात नहीं करी कि उनको बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया ये पढ़ के। तो आनंद नहीं आया, बट वो इमोशनल, भावुक ज़रूर थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The difficulties of transitioning service dog to civilian life. क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है उनको सिविलियन लाइफ में अडेप्ट होने में, इसके बारे में है पैसेज? नहीं। द एवोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द रिटायरमेंट ऑफ सर्विस डॉग्स इन इंडिया, कि सर्विस डॉग्स की रिटायरमेंट के बाद में क्या उनका मतलब उनको रिटायरमेंट के बाद में क्या काम दिया जाए, इसमें क्या एवोल्यूशन आया है हिंदुस्तान में। तो जाहिर सी बात है, हमने इसके बारे में चर्चा की, पहले उनको मार दिया जाता था, हालांकि ह्यूमेन तरीके से ही मारा जाता था, बट मार दिया जाता था। बट अब उससे चेंज होके उनको या तो अडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है, या फिर आईटीबीपी ने नई पहल करी है जिसमें उनको एक थेरेपी डॉग की तरह यूज किया जाएगा। तो एवोल्यूशन तो हुआ है ना हमारी थिंकिंग में, तो बी करेक्ट है। द ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ फॉर रिप्लेसमेंट सर्विस डॉग्स, बोल रहे हैं कि जो इनके बदले में दूसरे डॉग्स आएंगे जो इनको रिप्लेस करेंगे, सोनी, रॉकी और थर्ड कौन है, सोनी, रॉकी और रोमियो, इन तीनों को जो रिप्लेस करेंगे उनकी क्या ट्रेनिंग प्रोसेस होगी, हमने उसके बारे में चर्चा नहीं करी है, राइट। जो रिप्लेसमेंट के लिए आएंगे उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। द यूनिक रोल्स ईच ऑफ 3 रिटायर्ड डॉग्स प्लेड इन द सीआईएस, कि इन तीनों ने इंडिविजुअली क्या क्या रोल प्ले करे हैं, इनके क्या यूनिक रोल रहे हैं सीआईएसएफ में, उनके बारे में चर्चा की गई। तो मुख्य जो पैसेज की थीम है ना, वो है इन्हीं डॉग्स के ऊपर बेस्ड, बट इन डॉग्स के जरिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो अप्रोच है अब रिटायर्ड डॉग्स के प्रति, वो कितना चेंज हुआ है और किस तरीके की और ह्यूमन हम प्रैक्टिसेस इसमें ला सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the idiom put out to pasture means? Put out to pasture का मतलब होता है किसी को वृद्ध होने की वजह से रिटायर कर देना, ठीक है। To send the dogs for grazing, अब पास्चर लैंड्स को भी बोला जाता है। पास्चर लैंड्स कौन से होती है? जहाँ पे जिसको चारागाह बोला जाता है ना, चारागाह, कि वहां पे पशु चरते हैं, चारागाह, तो उसको बोलता है पास्चर लैंड। तो बोल रहे हैं कि डॉग्स को वहां पे ग्रेजिंग यानी कि चरने के लिए, ग्रेजिंग मतलब चरने के लिए छोड़ दिया गया। तो डॉग्स तो चरते नहीं है, हमें पता है ना, डॉग्स नहीं चरते हैं, वो लीफ ईटिंग एनिमल्स नहीं है। हालांकि कभी कभी जब उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो घास खा लेते हैं, अगर कोई बच्चा इस पे तर्क करेगा, बट वो लीफ ईटिंग एनिमल या प्लांट ईटिंग एनिमल नहीं है, तो वो चरते नहीं है। टू फोर्स एनिमल टू लीव अ जॉब बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बिल्कुल सही है, किसी को वृद्ध होने की वजह से जॉब से निकाल देना या निकालने पर मजबूर कर देना, ठीक है। अब डॉग्स को तो नहीं पता कि हमें जॉब से निकाला जा रहा है, राइट, वो तो फोर्स ही किया जा रहा है ना निकालने के लिए। टू ट्रेन द डॉग्स फॉर न्यू टास्क, किसी डॉग को नए टास्क के लिए ट्रेन करना, तो ये भी नहीं होता इसका मतलब। टू प्रोवाइड द डॉग्स विद एक्सटेंसिव मेडिकल केयर, किसी डॉग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेडिकल केयर देना, तो इसको तो वेटनरी, मतलब ये वेटनरी का पार्ट है, राइट। सो ऑप्शन बी, टू फोर्स टू लीव अ जॉब, फोर्स एन एनिमल टू लीव अ जॉब बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। रिक्यूपरेशन, रिक्यूपरेशन का मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस,
ठीक है, यानी कि किसी भी बीमारी से रिकवर करना। तो रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो कहाँ पे होती है रिकवरी फ्रॉम इलनेस? किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में या किसी मेडिकल हॉस्पिटल में, राइट। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, स्ट्रॉन्ग। रिहैबिलिटेशन यानी कि रिहैबिलिटेशन में आप क्यों जाते हैं? किसी भी बीमारी से रिकवरी के लिए जाते हैं, राइट। डिके मतलब सड़ा देना, किसी चीज को सड़ना, गलना। वीकनेस मतलब कमजोरी। सो ऑप्शन बी रिहैबिलिटेशन इज करेक्ट। प्रोक्योर मतलब ऑब्टेन करना, ठीक है, ऑब्टेन करना किसी चीज को। जैसे हमने वो चीज ऑब्टेन कर ली, हमने वो चीज हासिल कर ली। अब जैसे इस पैसेज में कहा गया है कि उनके जो यंगर रिप्लेसमेंट्स हैं वो ऑब्टेन कर लिए, यानी कि उनके यंगर रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी फोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना। डिसमिस मतलब खंडित करना या फिर डिस्पर्स करना। ऑब्टेन मतलब प्रोक्योर्ड। डिस्कार्ड मतलब निष्कासित कर देना। सो ऑप्शन सी ऑब्टेन्ड इज करेक्ट। What is the primary purpose of the Indo-Tibetan Border Police Program for Retired Service Dogs? Retired Service Dogs के लिए उनका primary purpose क्या था ITBP का? To train the dogs to protect new civilian families, की नई civilian families जो उनको adopt करेंगे उनको कैसे protect किया जाए, इसके लिए वो train करेंगे dogs को। तो ये तो नहीं है, उनका तो थेरेपी डॉग की तरह इस्तेमाल करने की प्लान है, राइट। टू असिस्ट इन रेस्क्यू ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि जो खतरे में स्पीशीज हैं, जो प्राणी, जो जनजाति या फिर जीव जंतु जो भी एंडेंजर्ड यानी कि खतरे में हैं, उनको रेस्क्यू करना। तो ऐसा तो नहीं है। टू ट्रेन द डॉग्स एज थेरेपी एनिमल्स फॉर पर्सनल इन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, बिल्कुल सही है ये। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस फ्रेज के लिए जो गिवन है, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज। शोइंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट, यानी कि बड़े ही चतुराई से किसी को जज कर लेना। होता है ना कुछ लोग जो लोगों को जज करने में बड़े माहिर होते हैं, जो उनका जजमेंट होता है वो बिल्कुल सही होता है कि ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति सही नहीं है, अरे ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, नाइस व्यक्ति है, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ करेगा। होते ही कुछ लोगों की जजमेंट पावर वैसी, राइट। श्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को कन्फेस करना, खास तौर पर किसी प्रीस्ट को, ठीक है। जब आप होता है ना कोई लोग अपनी मन की बात है या कुछ उन्होंने गलत किया है तो प्रीस्ट के साथ में सामने जाके कन्फेशन करते हैं, उसको बोला जाता है श्रिफ्ट। श्राइक होता है एक सॉन्ग बर्ड जिसके बड़े ही शार्प बिल होते हैं, ठीक है। मतलब बिल क्या, उसकी चोंच के जो आगे का हिस्सा होता है ना बीक का, वो बड़ा ही शार्प होता है, तीखा होता है, ठीक है। और वो अपने जो प्रे है उसको कांटों में फंसा के मारती है और खाती है, ठीक है। तो होती है श्राइक। श्रीक मतलब एक बड़ी ही हाई पिच सी कान को चुभने वाली आवाज। कभी कभी होता है ना कुछ लड़कियों की आवाज बड़ी तीखी सी होती है, बोलते हैं यार कान के पर्दे फाड़ दिए, इतनी जोर से चिल्लाती है। वो श्रीक मतलब बहुत ही तेज तीखी आवाज जिससे कान के पर्दे तक फट जाए, इतनी तीखी आवाज। श्रूड मतलब एक ऐसा, मतलब इस तरीके का जजमेंटल, मतलब बड़ा ही चतुर जजमेंट वाला एक व्यक्ति, मतलब अपनी चतुराई दिखाना जजमेंट करने में, ठीक है, आइडेंटिफाई करने में चीजों को। तो शोइंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट यानी कि श्रूड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, मतलब कोई भी चीजें हैं उनका नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ के निकाल लेना। आप कोई बात बोल रहे होते हैं ना कुछ लोग, आपने किसी को बोला कि यार आप टेंशन मत लो, हम करेंगे। अगले बंदे ने ये नहीं समझा कि आप वो उसके भले के लिए आप ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको साथ देंगे। उसने ये सोचा कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, हम करेंगे, तुमने थोड़ी कुछ करना है। वो नेगेटिव ले गया बात को। तो होते हैं ना कुछ लोग जो आप कुछ अच्छा भी बोले उसमें से नेगेटिव निकाल लेते हैं। सो पॉलीग्लॉट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल जानता है, उनका यूज जानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पेसिमिस्ट वो व्यक्ति जो हर एक चीज में से नेगेटिव निकाल के डार्क व्यू उसका लेकर आता है बाहर। पेडेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बारीक से बारीक डिटेल्स के बारे में भी
उसके बारे में भी जानकारी रखता है, जागरूकता रखता है और कंसर्न होता है उनसे। होता है ना, ये फूल इतने डिग्री पर होना चाहिए, इतने डिग्री पर क्यों है, ये इसका जो ट्रायंगल का शेप है ये इस तरफ को पॉइंट होना चाहिए, इधर को क्यों पॉइंटेड है। वो कुछ बिल्कुल बारीक सी माइन्यूट सी जो चीज़ें आप शायद कभी सोचते भी नहीं कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर फूल यहाँ फेस कर रहा है तो यहाँ की बजाय। तो वो होते हैं लोग जो परफेक्शन चाहते हैं, जिनको छोटी से छोटी डिटेल भी चाहिए, उसके बारे में भी वो ध्यान रखेंगे। ठीक है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप एक डिवाइस है। ठीक है, कैसा डिवाइस है जिसमें एक ट्यूब होती है और मिरर्स लगे होते हैं, इस तरीके का डिवाइस होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिरर लगा होता है, दूसरा मिरर यहाँ पे लगा होता है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से आप देख रहे होते हैं, इसको ऊपर निकाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ेगी, जो भी आप देख रहे हैं उसकी रिफ्लेक्शन टकराते हुए इस मिरर पे पड़ेगी और इस मिरर पे आप देख पाएंगे कि ऊपर क्या चल रही है हलचल। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। यूजुअली सबमरीन्स वगैरह में देखने, कार्टून्स देखे हैं ना, टॉम एंड जेरी वगैरह, उसमें कई बार वो दूसरे के ऊपर नजर रखने के लिए ऐसा पेरिस्कोप सा यूज करते हैं। पानी के अंदर से बाहर निकालते हैं हल्का सा, सारी डायरेक्शन में देखते हैं और फिर बाहर आते हैं बचने के लिए, तो होता है पेरिस्कोप। सो यहाँ पे ऑप्शन बी पेसिमिस्ट इज करेक्ट। The Union Cabinet has cleared a 17,419 crore National Green Hydrogen Mission that aims to dash the production of hydrogen from renewable energy। बोल रहे यूनियन कैबिनेट ने एक बिल पास करा, यानी कि क्लियर कर दिया रास्ता। कितना पैसा दिया है उनने, 17,490 करोड़। किसके लिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। ठीक है, जिसका मकसद क्या है, जिसका मकसद है डैश द प्रोडक्शन ऑफ, अब क्या करना, एनहांस करना, बढ़ाना प्रोडक्शन को, या फिर हेल्प करना प्रोडक्शन को। ठीक है, या फिर कम करना प्रोडक्शन को। बट यहाँ पे पैसा दिया है तो बढ़ाने के लिए दिया होगा, कम करने के लिए तो नहीं दिया होगा। हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इन सब में से हाइड्रोजन को निकालना। ठीक है, हाइड्रोजन निकालने का इनका मकसद है। Hydrogen is an essential industrial fuel that has a range of uses from producing ammonia, making steel and cement to dash fuel cells। बोल रहे हैं हाइड्रोजन जो है एक बड़ा ही ज़रूरी इंडस्ट्रियल फ्यूल है। ठीक है, और इसकी यूजेस, मतलब इसकी यूज की रेंज कहाँ कहाँ तक है, ये अमोनिया प्रोड्यूस करने में काम आता है, ये स्टील या सीमेंट, स्टील और सीमेंट बनाने में काम आता है, ये डैश फ्यूल सेल्स दैट कैन रन बसेस, जो बसेस के अंदर फ्यूल सेल्स होती हैं उनके लिए भी कुछ करने में काम आता है। अब यहाँ पे वर्ब आएगा और प्रेजेंट टेंस का वर्ब आएगा। ठीक है, हाउएवर द चीपेस्ट वे, जेरेंट फॉर्म में वर्ब आएगा। क्यों आएगा जेरेंट फॉर्म में, देखो हाइड्रोजन इज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, जेरेंट फॉर्म में है, मेकिंग जेरेंट फॉर्म में है, तो जो भी यहां पर वर्ब आएगा वो भी आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, दैट कैन रन। हाउएवर द चीपेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर दिस इज टू डैश ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड नेचुरल गैस एंड दिस प्रोड्यूसेस कार्बन एमिशन। बोल रहे हैं जो सबसे सस्ता तरीका है इसको बनाने का वो क्या है, वो डैश है ऑन, यानी कि आप निर्भरता दिखा रहे हैं यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। तो सबसे सस्ता तरीका तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर निर्भरता है, तो यानी कि रिलाय ऑन, ठीक है, या डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, नेचुरल गैस एंड दिस प्रोड्यूसेस कार्बन एमिशन। इन चीजों के ऊपर डिपेंड करना, लेकिन इससे क्या होता है, इससे कार्बन भी एमिट होता है साथ में। तो हमारा तो एक दूसरा मसला ये भी है ना कि हमें कार्बन एमिशन कम करना है। ठीक है, द कंसर्न ओवर ग्लोबल वार्मिंग एंड द डैश बट स्टीडी एम्ब्रेस ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैव स्टॉक्ड द वर्ल्ड्स इंटरेस्ट इन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं लोग, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, उसके वो बड़ा ही एक चिंताजनक विषय है उसकी। तो इससे क्या हुआ, जो दुनिया है वो धीरे धीरे बट लगातार, निरंतर, तो स्लो बट स्टीडी, ठीक है, स्लो बट स्टीडी विंस द रेस, वही यहाँ पे फ्रेज यूज हो रहा है शायद, स्लोली बट स्टेडीली, स्लो बट स्टीडी एम्ब्रेस ऑफ
ऑल्टरनेटिव यानी कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स ढूंढ के निकाल रहे हैं, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं उनका ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ के निकाल रहे हैं। और इस वजह से अब देश का, दुनिया का, सबका ध्यान जो है हाइड्रोजन की प्रोडक्शन पर निर्भर हो चुका है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यानी कि जो हमने बोला ना कि सबसे बेस्ट तरीका तो है कि हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलाय करें, लेकिन उनसे कार्बन होता है और कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और इस चिंता ने हम लोगों को ये सोचने पे या अपना ध्यान जो है रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन निकालने पे केंद्रित करने पर कर दिया। दिस हाउएवर डैश रिलेटिवली एक्सपेंसिव, लेकिन ये क्या है, ये उसके मुकाबले में एक्सपेंसिव है। तो दिस हाउएवर इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। दो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गए। एक तो हमारे थर्ड वाले में पता चल गया कि ING फॉर्म आएगी और फिफ्थ वाले में हमें पता चल गया कि इज आएगा। ठीक है, चलिए आगे चल के देखते हैं। The Union Cabinet has cleared इतना करोड़ National Green Hydrogen Mission that aims to dash the production of hydrogen from renewable energy। तो constitute मतलब किसी चीज से फॉर्म होना, बनना, कंपोज होना। फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना, सहायता करना, असिस्ट करना, प्रमोट करना। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी को हम असिस्ट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, दैट एम्स टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। डाइल्यूट मतलब कम कर देना, ठीक है, वीक कर देना। तो वीक तो नहीं करना, वीक करने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। प्रोमोटिंग मतलब इनकरेज करना। टू के साथ में प्रमोटिंग ING फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो टू के साथ में प्रमोट आ सकता था, प्रमोटिंग नहीं आएगा। सो यहाँ पे फैसिलिटेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाइड्रोजन is an essential industrial fuel that has a range of uses from producing ammonia, making steel and cement to dash fuel cells that can run buses and cars. Increase fuel cells, increase मतलब बढ़ाना। तो यहाँ पे बढ़ाने का पर्पस नहीं है, फ्यूल्स एंड कार्स को चलाना है तो उनको एनर्जी की जरूरत है। पावर मतलब उनको एनर्जी देना। ठीक है, तो ये हो सकता है, बट क्योंकि ये ED यानी कि डिफरेंट फॉर्म में है, जो हमें यहाँ पे चाहिए ING फॉर्म, उसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। प्रमोट मतलब बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी नहीं है, टू प्रमोट फ्यूल सेल्स नहीं है। ठीक है, पावरिंग एनर्जी देना, पावरिंग। सो प्रोड्यूसिंग, मेकिंग एंड पावरिंग फ्यूल सेल्स। ठीक है, सो ऑप्शन डी एनर्जी देना, पावर देना, उसको पावरिंग इज करेक्ट। However, the cheapest way to manufacture this is to dash on fossil fuels. Strengthen मतलब मजबूत होना फॉसिल फ्यूल्स पे। तो फॉसिल फ्यूल्स पे मजबूत होने की बात नहीं कही जा रही। कैपिटलाइज मतलब उसका एडवांटेज लेना। तो ऑन अगर हम बात करें तो कैपिटलाइज ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, उनका एडवांटेज लेने की तो हम उनका एडवांटेज तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान ही हो रहा है कि कार्बन एमिशन हो रहा है। तो एडवांटेज कैसे हुआ, रिलाय ऑन, निर्भर करना। ठीक है, कि हम इस पे निर्भर कर रहे हैं, किस पे, फॉसिल फ्यूल्स पे, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन सी रिलाय इज करेक्ट। द कंसर्न्स ओवर ग्लोबल वार्मिंग एंड द डैश बट स्टीडी एम्ब्रेस। तो यहाँ पे स्लो से रिलेटेड वर्ड है वाइटल मतलब क्रूशल, इसेंशियल बट स्टीडी। तो इसेंशियल बट स्टीडी नहीं होता ग्रामेटिकली। ठीक है, ग्रेजुअल मतलब होता है प्रोग्रेसिवली स्लो, यानी कि धीरे धीरे चल रहा है बट निरंतर हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेजुअल इज करेक्ट। ग्रेजुअल इज रिलेटेड टू स्लो, तो यहाँ पे हमें ग्रेजुअल बट स्टीडी यही करेक्ट चाहिए था। ठीक है, एसेंशियल मतलब जरूरी, अनयूजुअल मतलब जो चीज होती नहीं है आमतौर पे, मतलब बड़ी अनकॉमन सी चीज है, नॉट सो ऑर्डिनरी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुअल बट स्टीडी इज करेक्ट। दिस हाउएवर इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। अब देखो ऑप्शन में दे रखा है आर, इज, वॉज, वर। अब दिस की बात की जा रही है, यानी कि करंट सिनेरियो की बात कर रही है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में चल रहा है अभी तक सारा कुछ, तो इज या आर में से आएगा। दूसरी चीज वॉज या वर क्यों नहीं आएगा, एक तो पहली बात ये पास्ट में है, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं दिस की, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्रीन एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म में हो गया, दिस सिंगुलर फॉर्म में है तो आएगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। President Recep Tayyip Erdogan's 20-year rule has also provided a notable model of governance, कि इन्होंने बड़ा ही अच्छा एक गवर्नेंस का मॉडल दिया है जो कि दुनिया के सामने नजर आया है। और इन्होंने कितने साल शासन किया? 20 साल शासन किया है। Whose end or continuance is of interest in many countries। और अब ये गवर्नेंस का जो इन्होंने मॉडल दिया है, अब ये चलेगा या खत्म हो जाएगा, ये बहुत सारे देशों में अब एक इंटरेस्ट का मुद्दा बन गया है, लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं। तो हमें एक चीज पता चल गई कि पी के बाद में क्यू आना ही आना है, बिकॉज पी स्टेटमेंट जो है, क्यू स्टेटमेंट जो है वो पी का ही हाफ पार्ट है, मतलब इनकम्प्लीट पार्ट है, उसको कंप्लीट कर रहा है ये। The Turkish presidential elections are being followed unusually closely in diverse parts of the world। अब ये हमारी हो गई ओपनिंग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं जिनको दुनिया भर में बड़ी बारीकी से और दुनिया के अलग अलग देशों से बड़ी बारीकी से इसके ऊपर नजर रखी जा रही है। क्यों? क्योंकि अब ये क्या करेंगे, उनका जैसे कि बताया कि 20 साल का जो रूल रहा उसने गवर्नेंस का एक मॉडल बना दिया। ठीक है। अब ये मॉडल चलता है नहीं चलता है, आगे कंटिन्यू होता है उनका शासन नहीं होता है, इसके ऊपर नजर बनाई है। इट इज नॉट जस्ट दैट द विनर कुड रीडिफाइन द कंट्रीज रोल। अब ये केवल ये नहीं है कि जो भी जीतेगा वो दुनिया भर में इंटरनेशनल अलायंसेस में अपना जो इस देश का, टर्की का जो रोल है उसको रीडिफाइन करेगा, यानी कि टर्की किस तरीके से आगे काम करेगा उसको रीडिफाइन करेगा। केवल ये नहीं है, इन इंटरनेशनल अलायंसेस सच एज नाटो एंड देयर बाय मीनिंगफुली इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल्स। केवल इसलिए नहीं है बल्कि क्योंकि वो लोग नाटो के अलायंसेस का भी हिस्सा हैं या बनेंगे, तो उसमें भी उनका जो जियोपॉलिटिकल यानी कि दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट होगा वो भी एक मसला है, इसीलिए लोगों ने इसके ऊपर नजर बना के रखी हुई है। ठीक है। तो दुनिया भर में नजर बनाई है, क्यों बनाई है? क्योंकि जो विनर है वो कंट्री का रोल जो है इंटरनेशनल अलायंसेस में उनको रीडिफाइन कर सकता है। ठीक है, इसलिए बनाई हुई है। तो हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा RSPQ। ठीक है। अब देखो आर से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ए और बी, यानी कि सी और डी तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है। RS और इसमें है RP, तो यानी कि बी भी गया। RSPQ ऑप्शन ए इज करेक्ट। अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है जो गिवन ईडियम है उसका। कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। पैसा बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए कुछ चीज ऐसे ही बेकार से तरीके से कर देना। एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, आपको सपोज करो एक असाइनमेंट दिया है। ठीक है। उस असाइनमेंट का आपको मैम ने बोला कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे बट आप करके ले आओ। तो आपको पता है कि अगर आप इस असाइनमेंट को बहुत प्रॉपर तरीके में करेंगे तो आपको कम से कम 2-3 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा। तो आपने वो खर्चा बचाने के लिए आपने क्या किया, और आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, मार्क्स तो मिलने नहीं है, ऊपर से टाइम कंज्यूम होगा, तो इससे बढ़िया मैं उतने टाइम में अपने पढ़ाई कर लूंगा, तो बेटर है मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। तो आपने क्या किया, यूजुअली बॉयज ये चीज करते ही हैं, इधर उधर से चीजें कपाड़ी और फिर उसको असाइनमेंट को कंप्लीट कर दिया और मैम को दे दिया। कंप्लीट होने से मतलब था, वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, मैम को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि जो आपकी क्रिएटिविटी आप ज्यादा सोच सकते थे, बट टाइम और पैसा बचाने के लिए आपने वो एवं करके दे दी चीज। ठीक है। तो इसको बोला जाता है कटिंग कॉर्नर्स। राइट। चलिए देखते हैं, इन्वेस्टिंग इन MNCs टू गेट बेटर रिटर्न्स एंड एक्सचेंज। किसी MNC में इन्वेस्ट करना ताकि रिटर्न्स अच्छे मिले और एक्सचेंज अच्छा हो। ठीक है। तो ये तो नहीं है। डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। स्टिचिंग क्लोथ्स विद अ यूनिक डिजाइन, तो यूनिक डिजाइन से क्लोथ्स स्टिच करना तो उसको डिजाइनिंग बोला जाता है ना, फैशन डिजाइनर। कटिंग द एजेस टू मेक इट स्मॉल एंड राउंड, कि ये कहना चाह रहे हैं कटिंग कॉर्नर्स का मतलब है कि इसकी एजेस को काट देना ताकि वो इस तरीके से राउंड शेप में आ जाए। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसका लिटरल मीनिंग तो हो सकता है बट यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है, इडियम है तो हिडन मीनिंग है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The Insolvency and Bankruptcy Code represents a transition from a regime of debtor in possession
to creditor and control, the overarching aim being preserving the insolvent firm. बोल रहे हैं जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया गया है उसने मुख्य तौर पर क्या दिखाया, दर्शाया कि जो देनदार है, जिसके पास कोई चीज है, उससे अब ये चीज कहाँ चलेगी, क्रेडिटर इन कंट्रोल के पास चली गई. ठीक है. और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो फर्म है, जो भी कंपनी है जो इंसॉल्वेंसी पे जा पहुंची है उसको बचाना. यानी कि सपोज करो आपके पास कोई कंपनी है, आपने उसको चलाने के लिए मुझसे पैसा लिया था, तो अब आप नहीं दे पा रहे उस कंपनी को, मतलब नहीं चला पा रहे और आप मेरे को पैसा भी रिटर्न नहीं कर पा रहे, तो कंपनी को बंद करने की बजाय, कंपनी को बंद कर देने की बजाय उनने क्या किया, कंपनी ही मुझे दे दी कि मैं अब इसको चला लूं. उससे क्या हुआ, कंपनी बंद नहीं हुई, लोग जो इसमें एम्प्लॉयड थे वो बंद नहीं हुए. ठीक है. तो इस तरफ हम चले गए. इन 2019 जेट एयरवेज फेस सिमिलर इशू. 2019 में जेट एयरवेज के साथ भी ऐसी ही परिस्थितियां हुई थी. कॉन्सिक्वेंटली द वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी सॉट बाय गो फर्स्ट हैज वंस अगेन turned the spotlight on the cross-border spillover of domestic problem. बोल रहे हैं कि जो अभी गो फर्स्ट एयरलाइन है उसने अपने आप को बैंकरप्ट बता दिया. ठीक है. उन्होंने बोला कि भाई हमारे ऊपर कर्जा है, हमसे नहीं दिया जा रहा, अब हमारी हेल्प करो. तो इस चीज ने इस बात की तरफ ध्यान केंद्रित कर दिया कि हमारे जो इस तरीके के मसले हैं वो हम अकेले घरेलू तरीके से नहीं निपटा सकते. इस तरीके के मसलों पे हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है. क्रॉस बॉर्डर स्पिल ओवर का मतलब होता है कि किसी भी एक देश का कोई इंटरनल मसला है, कोई एक कंपनी है हमारे देश की, वो नहीं चल पा रही, बट क्योंकि नियम ऐसे हैं कि हमें इंटरनेशनल सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल एयरवेज में सब ट्रैवल करती थी गो फर्स्ट. ठीक है. अब उनकी जगह जगह पे वो ऑफिसेज भी होंगे. अब उन सबको शट डाउन करने के लिए हमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए. ठीक है. इंडियाज एविएशन इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन अ ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर इट्स ऑपरेशन. ये हमारी ओपनिंग लाइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक शुरुआत करी है इस बात की कि जो हमारी एविएशन यानी कि एयर इंडस्ट्री है वो बेसिकली ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी कि वो इकलौते अपने दम पे काम नहीं कर सकते. हमें कुछ फैसले लेने, हमें इंटरनेशनल मार्केट का, इंटरनेशनल इकोनॉमी का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. तो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है और अपने ऑपरेशंस के लिए भी उन पे निर्भर है. अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो गो फर्स्ट ने अपना वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी दिखाया है उससे ये बात फिर से चर्चा में आ गई कि हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्रॉस बॉर्डर स्पिल ओवर की ज़रूरत है, यानी कि इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है. हमें बहुत सारे देशों से परमिशन लेनी पड़ेगी, रजामंदी लेनी पड़ेगी या हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है. ये हो गया. तो यानी कि एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, आर सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया ये ऐसा पहले 2019 में भी हुआ था. ठीक है. ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट, जब जेट एयरवेज को इस तरह की परेशानी आई थी. ये हो गया क्यू थर्ड. और फोर्थ हो गया कि जो हमारा बैंकरप्सी कोड है इसने भी डेटर इन पोजीशन से क्रेडिटर इन कंट्रोल के ऊपर एम कर दिया है, मतलब उस तरफ निर्भरता ज्यादा दिखा दी है. ठीक है. सो SRQP ये हमारे अरेंजमेंट है. अब एस से 3 स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे, बी को 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे, तो बी को हटा दो. SRPQ, SR, SR, SP, ये तो SP से इसको हटा दो बिल्कुल ही. SRPQ, SRQP, ऑप्शन सी इज करेक्ट. मणिपुर's violence between Metis and Kukis seems to have been brought under control over the last 2 decades. मणिपुर में जो वायलेंस होता है, मैटिस कोई 2 जनजातियां या 2 समुदाय होंगे, मैटिस और कुकीज, इनके बीच में हमेशा से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वायलेंस चलता रहता है. तो अब पिछले 10-20 सालों से ये थोड़ा कंट्रोल में आया है, मतलब पिछले 10-20 सालों में इनके बीच में कोई इतनी खास कोई झड़प हुई नहीं है जिससे चिंता का विषय बन जाए.
फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैज रूट्स इन मणिपुर जियोग्राफी एंड कल्चर। बोल रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग समुदायों के बीच में मतभेद, चाहे विचारात्मक हो चाहे धार्मिक हो, मतभेद जो है वो मणिपुर के ज्योग्राफी और कल्चर का एक पार्ट है। ठीक है, मतलब आज से नहीं, वो बड़े पहले से चला आ रहा है। There's a lot of blame to go around, starting with the executive। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इसका ब्लेम लग रहा है, किसका, जो रिसेंट वायलेंस हुआ है उसका। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका ब्लेम लग रहा है, खास तौर पे स्टार्टिंग विद द एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो लोग जो अधिकारी हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है सबसे पहले। विच वॉज अनप्रिपेयर्ड, जो कि अनप्रिपेयर्ड थे, डिस्पाइट नोइंग लॉन्ग फेस्टरिंग डिस्प्यूट्स वर कमिंग टू अ बॉयल, जो कि अनप्रिपेयर्ड थे जबकि उनको पहले से ही पता था कि ये जो बड़े लंबे टाइम से फेस्टरिंग मतलब नासूर बनते होता है ना, कुछ जख्म होता है वो नासूर बनता जा रहा है, आप उसको खुरेदते जा रहे हैं, वो नासूर मतलब वो भर नहीं रहा जख्म, फिर क्या हो जाता है वो खराब हो जाता है, फिर उसमें पस पड़ जाती है और वो एकदम से फट जाता है और उससे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो बोल रहे हैं ये बड़े लंबे टाइम से ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये चलते आ रहे हैं इनके बीच में, जो कि अब नासूर बन चुके हैं और उनको अंदेशा था पहले ही कि इसमें कुछ हलचल हो रही है, अब ये फटने वाले हैं। ठीक है, ट्रैजिकली द वायलेंस लेड टू अ लॉस ऑफ मोर देन 50 लाइव्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। पूरे बड़े ही दुर्भाग्यवश इस घटना में, हिंसा में 50 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन अरेंजमेंट बन रहा है वो बन रहा है पी, कि मणिपुर में इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो झड़प है वो बड़े लंबे टाइम से कंट्रोल में चल रही थी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ है, ये पिछले दो दशक से यानी कि 20 सालों से कंट्रोल में थी। इन जब भी ये वायलेंस हुआ है उसमें 50 लोगों की मौत, 50 से ज़्यादा लोगों की मौत और कई सारे प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ है। ठीक है, PS। इसके बाद में आता है हमारा स्टेटमेंट R, कि बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका इल्ज़ाम लग सकता है। सबसे पहले तो जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनको पता था कि बड़े लंबे टाइम से इन दोनों गुटों के बीच में खराबी चल रही है, वायलेंस चल रहा है और अभी बड़े लंबे टाइम से अंदर अंदर उबल रहा है, बट अब ये फटेगा। ठीक है, तो ये हो गया R। और इसके बाद में एंड में आ जाता है Q, कि इन ग्रुप्स के बीच में, सिर्फ इन्हीं ग्रुप्स के बीच में नहीं, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो ये फ्रिक्शन है, मतभेद है, ये आज से नहीं, ये कई सदियों से, जमानों से चला आ रहा है। ठीक है, ये हो गया Q। PSRQ, PSRQ, ऑप्शन B is correct। In August 2022, two Supreme Court judges D.Y. Chandrachud and A.S. Bopanna produced an unusual judgment। बोल रहे हैं 2022 अगस्त को दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो कि कौन कौन है, D.Y. चंद्रचूड़ और A.S. बोपन्ना, इन दोनों ने एक बड़ा ही अनयूजुअल, बड़ा ही अनकॉमन सा जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया? इट वॉज द रीजन फॉर द रिटर्न दैट कॉट अटेंशन। कह रहे हैं कि वापस भेजने का जो रीजन था, जो उन्होंने कारण बताया वापस भेजने का, उसने सबका ध्यान केंद्रित कर दिया, अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। In a dispute between a bank and its employees, the judges sent the matter back to the relevant high court। अब ये जो बोल रहे हैं अनयूजुअल जजमेंट दिया, उसके आगे ये आ जाएगा कि एक बैंक, कोई एक बैंक है, उसके और उसके कर्मचारियों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, उसमें जजेस ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया होगा, वो फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस वो फैसला हाई कोर्ट में भेज दिया। जबकि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि वापस भेजा जाता है, बट भेजा जाता है, तो यानी कि इस बात से उनको प्रॉब्लम नहीं थी कि वापस भेज दिया। जिस चीज ने ध्यान केंद्रित करा वो क्या बात है, द सुप्रीम कोर्ट judgment said the judgment of the division bench of the High Court of Himachal Pradesh is incomprehensible। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की बेंच का जजमेंट है, फैसला है, वो बड़ा ही गैर जिम्मेदारी भरा या फिर
इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब हमें वो समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें ये फैसला कैसे दे दिया। उनके पास में इतनी अथॉरिटी थी, इतना बड़ा वो केस था, तो उसमें उनको ये इस तरीके का फैसला नहीं देना चाहिए था। और ये जो स्टेटमेंट है, इसकी वजह से सभी का ध्यान इस केस की तरफ केंद्रित हो गया। ठीक है, कि वापस उन्होंने भेजा, ये रीजन देके वापस भेजा, तो इससे उनका ध्यान केंद्रित हुआ है, या ये चौंकाने वाली बात है। तो अब देखो, पी जो है ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक फैसला दिया, यानी कि भूमिका बांध दी कि किस बात के ऊपर हम चर्चा करें, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जो बड़ा ही अनयूजुअल था। ठीक है, अब क्या फैसला दिया? उनने बोला कि एक बैंक और उसके एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट था। ठीक है, उसमें उनने वो फैसला जो है वापस हाई कोर्ट के पास मैटर भेज दिया, यानी कि जो भी सारा मसला था वो हाई कोर्ट के पास में भेज दिया। ये उनने किया। अब इसने ध्यान केंद्रित नहीं करा, जो इसका उनने कारण बताया वापस भेजने का, उसने ध्यान केंद्रित करा। ठीक है, ये हो गया थर्ड। और क्या कारण बताया? उनने कहा कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये फैसला। ठीक है, फोर्थ। सो PRQS, PRQS, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF प्लस ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।